भोजन करने के बाद जो व्यक्ति तेज तेज चलता है, दौड़ता है, उसके पीछे पीछे उसकी मृत्यु भागती है। तो जो लोग खाना खा के लंबी लंबी सैर पे जाते हैं वो सावधान हो जाए। जब हमें पानी की जरूरत होगी तो प्यास लगेगी, आप पियो। अगर 2 गिलास की प्यास है 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, 4 गिलास पियो। लेकिन अगर प्यास ही नहीं है तो पानी पीने का क्या लाभ, तो ये बताइए मुझे। लोग कहते हैं डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। हमारी बॉडी मूर्ख है कोई? सिर्फ यूट्यूब पे नुस्खे सुनकर, छोटे छोटे इलाज सुनकर अगर सब कुछ ठीक होने वाले होते तो भारत सरकार इतने सारे आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल क्यों खोलती? हमारे सबसे बड़े देश के, दुनिया के ब्रह्मांड के सबसे बड़े जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आचार्य चरक हैं जी। उन्होंने 6 चीजें हमें बताई कि प्रतिदिन अगर कोई ये 6 चीजें अपने रोज कंज्यूम करे तो उसको कोई भी और चीज की आवश्यकता नहीं है। दीवारें रंगी रहती है शहरों की, वरदाना कमजोरी का सफल इलाज। क्यों लिखते हैं ऐसे बस स्टैंड के ऊपर? क्यों लोगों की बेइज्जती करते हैं लिख के ऐसी चीजें? कि इससे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट ना हुआ है, ना होगा, ना होगा। अब साइंस देखिए क्या बात है, इतनी साइंस तरक्की कर गई, इससे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट आज तक नहीं आया और ना आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे ऋषियों ने कुछ बोल दिया है वो पत्थर पे लकीर। स्कूल में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं लोगों को प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इतना परफॉर्म करिए। इधर मदर फादर से प्रेशर, उधर जो हमारे टीचर उससे प्रेशर, प्रिंसिपल से प्रेशर है, पूरे समाज का प्रेशर है। वो समाज का जो प्रेशर है वो टोटल जब सारी तरफ से प्रेशर आता है, बच्चा उसको जब नहीं कर पाता तो उसको एंजाइटी हो जाती है। कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, हम हमेशा कुशल मंगल दिखना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है आयुर्वेद, बिकॉज इट इज द लाइफ एंड द लाइफ इज सस्टेनेबल बाय आयुर्वेद। कहते हैं सेहत ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। और आजकल इंटरनेट के ज़माने में तो लोग सेहत को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में आज की डेट में, खास करके बात करूं भारत की, तो लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के हेल्थ की लिए चीज़ें पढ़ रहे हैं। रील्स भी देखते हैं तो हेल्थ को लेके, और अगर वीडियोस भी देख रहे हैं तो भी हेल्थ को लेके, या इमेजेस भी है तो लोग शेयर कर रहे हैं आपस में हेल्थ को लेके कि हेल्थ के लिए। और ये ज़रूरी भी है। कोविड के बाद का समय चेंज हो गया और कोविड के बाद लोगों का ध्यान जो है वो हेल्थ के लिए लेके लोग ज़्यादा थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं। इसी बारे में आज डिस्कशन डायरीज में चर्चा करेंगे, हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आयुर्वेदा उसमें क्या रोल प्ले करता है। बहुत ही बढ़िया इंसान, मेरे अच्छे दोस्त, स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी का। सर नमस्कार, वेलकम टू शो डिस्कशन डायरीज। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो डिस्कशन डायरीज का प्लेटफॉर्म है ना जी, ये एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है और बहुत लोग जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, जिनमें से आप एक हैं, उन लोगों से बैठ के बात करने का एक मौका मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और हेल्थ के लिए तो लोग आजकल, आपको पता है माशाअल्लाह, कुछ ज़्यादा ही अवेयर हो गए हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि यूट्यूब ने बहुत सारे डॉक्टर घर घर में बना दिए? ये आपने बात जो आज कही है, ये आज सबसे बड़ा टॉपिक जो है यही होना चाहिए जी। अगर सिर्फ YouTube पे नुस्खे सुनकर, छोटे छोटे इलाज सुनकर अगर सब कुछ ठीक होने वाले होते जी, तो भारत सरकार इतने सारे आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल क्यों खोलती? ट्रू। अच्छा, मुझे तो लगता है कि तो उसको क्या करना चाहिए था जी, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? नुस्खों की किताब छपवाते, घर घर बंटवाते थे, इलाज हो गया। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है, पिंडे पिंडे मति भिन्नम, अर्थात हर एक पिंड, व्हाट यू मीन बाय पिंड, हर एक शरीर अलग है, उसके जो संरचना है, उसकी जो बनावट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हर एक आदमी की सोच डिफरेंट है।
बस डॉक्टर साहब आपने तो एक ही लाइन में सारा राज खोल के रख दिया। बिल्कुल यही और है, मुझे सच्चाई लगता यही है। मुझे तो अभी तक लग रहा था हर घर में अजवाइन जीरा और और अजवाइन जीरा और काला नमक इतना बिक गया 2 सालों में बिल्कुल, कि हर घर में हर इंसान ने वो घोल घोल के पीना शुरू कर दिया, ये सोच जी, के जी, यही- कि अब मैं ठीक हो गया, है ना। तो अच्छा वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है जब लोग YouTube चैनल पे देख के ऑपरेशन कर रहे होंगे, हार्ट सर्जरी कर रहे होंगे कि चलो लेटो तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ, इंटरनेट डेटा चल रहा है अभी तक जिस हिसाब से चल रहा है ऐसे लगेगा कुछ, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ और होंगे। रिजल्ट बहुत बुरे होंगे जी, और कोई बंदा रिस्क ले नहीं पाएगा। अब सवाल ये है कि ये सब चीजें आ कहां से गई? अचानक से देखेंगे आप, साल 2 साल में हर पर्सन नया नुस्खा लेके आ रहा है, और वो अच्छा कहीं ना कहीं वो चीजें मिलती जुलती भी है एक दूसरी चीज के साथ में, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर एक इंसान, कोई कही जा रहा है कि ये भी तो पेट कम हो जाएगा, सेहत सही हो जाएगी, तो क्या है ये चीजें और क्यों कर रहे हैं लोग ऐसे? आपके माध्यम से जी और आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से जी मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगा, हम्म और उन लोगों को भी संदेश देना चाहूंगा जो रोज नुस्खे और छोटी छोटी जो टिप्स जिसको आजकल हम बोलते हैं वो लोगों को बताकर उनके हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। आयुर्वेद में बड़ी क्लियरली बताया हुआ है कि अगर आप अपना शरीर का प्रॉपर इलाज कराना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, वहां पे अपने पल्स डायग्नोसिस कराएं। बिल्कुल आयुर्वेद में 10 विध परीक्षा बताई हुई है, 10 टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स, 3 विध परीक्षा बताई है, 3 टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स। ऐसी कई तरह की परीक्षा करने के बाद डॉक्टर ये जज करता है कि हमारे शरीर में दिक्कत क्या है। अब जब दिक्कत आ जाती है तो उसका निवारण वो डॉक्टर ऑन दी स्पॉट करता है। सही बात है कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या प्रकृति है, क्या इसकी मेंटल एबिलिटी है। जैसे आयुर्वेद में सार, सहनन, बल, शरीर, काल, ऐसे बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन करके तब दवाई दी जाती है, और तब ही उसको नुस्खे भी बताए जाते हैं उसी जगह पर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हुआ क्या है, हाँ, हर टॉम डिक एंड डॉक्टर बन गया। हाँ, अब हुआ क्या है, सॉरी टू से, लेकिन आप जिस मर्जी चीज के कमर्शलाइजेशन करिए, आप पढ़ाइए ऑनलाइन, आप सामान बेचिए ऑनलाइन, लेकिन एक ही ऐसी फील्ड है जिसमें हमें ये गाइड करना है लोगों को कि अपना डॉक्टर मत बनिए, आप प्रॉपर जाके आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लीजिए और प्रॉपर तरीके से अपना इलाज कराइए। अब मुझे तो लगता है सरेआम छेड़छाड़ है मेडिकल साइंस के साथ। बिल्कुल, ये एकदम सरेआम छेड़छाड़ है, क्योंकि आज हमें ये स्टेप लेने की जरूरत है कि ये जो नुस्खों वाली माइंड सेटअप है हमारा कि हम ये नुस्खे सुनकर हम ठीक हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा, ये नुस्खे तब ही काम करते हैं जब उचित डॉक्टर उचित बीमारियों का मूल्यांकन करके और उसकी बॉडी के हिसाब से, हाँ, बॉडी का मूल्यांकन करके और उचित दवा देता है, तब जाके कहीं आराम आता है। आंख बंद करके आराम आने का जो सिस्टम है वो बहुत गलत है। और आप देखिए, जो हमारा कोरोना काल है उसमें क्या हुआ, कोरोना काल में ये सब कुछ लोगों ने उबाल उबाल के जीरा, सौंफ, अजवाइन ऐसी बहुत सारी पीनी शुरू कर दी चीजें। अब हुआ क्या उससे क्योंकि आयुर्वेद में जीरा, अजवाइन, सौंफ जो है ये ज्यादा क्वांटिटी में लेने के लिए नहीं बोला हुआ, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेने के लिए बोला है। और जब इसकी क्वांटिटी बॉडी में बढ़ गई तो मैंने देखा पेट में, लीवर में गर्मी बढ़ गई, लोगों के एसजीओटीपीटी जो लीवर के एंजाइम है वो बढ़ गए, कई लोगों को पीलिया हो गया, कई की नक्सीर फूट गई, कईयों की बवासीर हो गई, कईयों का पेट खराब हो गया, कईयों के अल्सर हो गए। तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए अपना डॉक्टर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉपर इलाज कराना चाहते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, आयुर्वेद में इसके सारा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वो सिस्टम थ्रू डॉक्टर होना चाहिए, थ्रू मीडिया नहीं। बड़े पत्ते खोलने वाले हैं मुझे लग रहा है आज आप। कई लोगों ने YouTube पे उपाय देख देख के, नुस्खे पढ़ पढ़ के बीमारियां गले लगाई हैं। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारा देश एक बहुत ही विद्वान लोगों से भरा हुआ देश है, उन विद्वान लोगों की नॉलेज उनके पास जाके लीजिए,
अपने आप को चेक करा कर। आपके घर में मोबाइल खराब हो गया है, मोबाइल आप नुस्खे सुन के ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको लेके जाना ही पड़ेगा उसको। तो योर मोबाइल इज लोअर देन योर बॉडी। आपका बॉडी कहीं मूल्यवान है, जो इतनी मूल्यवान बॉडी है उसको आप प्रॉपर चेकअप कराइए, तब इलाज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नुस्खे भी इस्तेमाल करिए, आप दवाइयां भी इस्तेमाल करिए, लेकिन सही लोगों के निरीक्षण। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो आयुर्वेदा के लिए शुरू से जाने जाते हैं, काफी सालों से हम लोग भी आपको जानते हैं, और काफी जगह कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपके लेक्चर्स भी लिए जाते हैं, और आपके फ्रेंड सर्कल में भी, आपके अपने सर्कल में भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक हर तरह के ट्रीटमेंट वाले फ्रेंड सर्कल तो आपका है ही है। तो वाई आयुर्वेदिक, क्यों नहीं एलोपैथिक, या क्यों कुछ और नहीं, वाई? अब आपको एक छोटे से मैं बात बताता हूँ जी। किसी बच्चे को आप मुंह में थोड़ा सा पैरासीटामोल डालिए, बच्चा क्या करे? ऐसे करेगा, क्योंकि उसको ये पता है जो ये जो चीज है ये मेरी बॉडी के लिए नहीं बनी हुई। उसको अंदर से ऐसा स्वाद आएगा कि उसको पता चल जाएगा ये मेरी बॉडी की चीज नहीं है। और वही चीज थोड़ा सा शहद बच्चे को चटा दी, तो बच्चे कहेगा ये पुरानी कोई चीज है, मजेदार है, हाँ कोई पुरानी कोई चीज है जो मेरे बॉडी के लिए सूटेबल है, और चाट जाएगा उसको। एक बच्चा जो अबोध है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो भी आपको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का फर्क उसी वक्त बता देगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस आंसर। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी की ट्यूनिंग ऑटोमेटिकली लिविंग थिंग से है। जैसे तुलसी है वो लिविंग है, हम भी लिविंग है। तो जब लिविंग थिंग के अंदर जाएगी तो लाइफ को बढ़ाएगी, जब नॉन लिविंग थिंग के अंदर जाएगी तो आयु को कम करेगी। इसलिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जो चीज में लाइफ है, जैसे गिलोय है, गिलोय कभी मरता ही नहीं है। अच्छा, गिलोय की डंडी को आप 10 साल के लिए कहीं फेंक के रख दीजिए। अच्छा, वो लाइफ उसकी पूरी लाइफ टाइम, अरे उसको फेंक के रख दीजिए आप कहीं पे, फिर 10 साल के बाद उठाइए और उसको जमीन में डालिए, दोबारा हो जाएगी। इसलिए गिलोय को अमृता बोला गया है। और इसके बारे में और क्या बोला है? अमृता सर्व औषधीषु प्रधानम। जितनी औषधियां पूरे वर्ल्ड में हैं, उसमें से सबसे प्रधान औषधि जो है वो गिलोय है। अच्छा, तो लोग गिलोय का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली? उसे लोग करते हैं, जिनको समझ है वो गिलोय का इस्तेमाल करते हैं। तो गिलोय जो है, अगर कोई व्यक्ति सही निरीक्षण, सही मात्रा में अगर रेगुलर ले, तो हजारों तरह की बीमारियों से बच भी सकता है, और जो बीमारी हो गई है आपको उसको दूर भी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा तो आना जाना आपके साथ बहुत ज्यादा रहा है। मैंने बहुत बुजुर्ग लोगों को भी देखा है, क्योंकि आप सेवा भी बहुत करते हैं, बहुत बुजुर्ग लोग भी आपके पास आते हैं, है ना? वैसे भी कोई हालचाल पता करने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए भी आ जाते हैं। किस एज में जनरली, किस बच्चे की एज से जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन का असर शुरू होना हो जाता है? आयुर्वेदिक औषधि, आपको एक बड़ी मजेदार बताता हूँ, आपका सवाल आप ही को बता दो जी। जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहली चीज क्या दी उसको आपने? गुड़ती। किस चीज की? शहद की। शहद क्या है? आयुर्वेदा। अच्छा, जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके ऊपर कौन सा लेप लगाया जाता है? शायद घी लगाते हैं। घी, और साथ के साथ उसमें हल्दी का लेप लगाते हैं, नाक में डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मुंह में हल्दी डालते हैं। जन्म के समय में भी आयुर्वेद, मृत्यु के समय में भी आयुर्वेद। तो यानी कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो भी आपका लाइफ स्पैन है वो आयुर्वेद से ही होना चाहिए। वेरी ट्रू। और मजेदार बात, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे आयुर्वेद आप छोड़ सकते हैं। शादी आपकी हुई, क्या शरीर में लगाया गया? उपटन। उपटन क्या है? आयुर्वेद। बच्चा बीमार होता है, तुलसी, अदरक, शहद घोल के हम उसको देते हैं, ये क्या है? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है वो हमारा इंटेग्रल पार्ट है। कुछ कारणों की वजह से, हमारी नॉलेज जो है कम होने की वजह से, हम लोगों ने आयुर्वेद को छोड़ते गए और इसलिए बीमारियों की तरफ बढ़ते गए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं जी, या फॉरेन की कंपनीज, जो इन्वेस्टर बड़े थे या जो लोग डॉक्टर्स थे, वो आयुर्वेदा में से असली एसेंस को निकाल के अपने पास ले गए, और उसे चाहे वो एलोपैथिक में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें ही दे रहे हैं। तो बट एक्सटेंड मुझे ऐसा भी लगता है। आपको जान के बड़ा दुख होगा कि जो हल्दी का पेटेंट है वो अमेरिका ले रहा है। हमारी औषधि वो पेटेंट करा रहे हैं। और अगर उनकी साइंस में
यानी कि एलोपैथी में अगर इतनी ही जान है तो हमारी औषधियों का पेटेंट कराना, हजारों तरह की जो रिसर्चें हो रही हैं वहां पे वो करवाना, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत क्या है उसकी? अगर जरूरत ये है कि उनको ये पता चल चुका है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, हम हमेशा कुशल मंगल दिखना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है आयुर्वेद, बिकॉज इट इज द लाइफ एंड लाइफ इज सस्टेनेबल बाय आयुर्वेद। तो आयु का साइंस है ये, जो हमारे जैसे बुकलेट आती है ना, तो हम एक मैनुअल आता है जब हम स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो सीधा मैनुअल आता है कि इसको कैसे ठीक रखना है। वैसे ही हमारे शरीर का मैनुअल हमारे ऋषियों ने हमें दिया हुआ है, जिसका नाम है आयुर्वेद। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब भी आयुर्वेदा के बारे में पढ़ता हूँ या थोड़ा सा सुना पढ़ा जितना भी है ना, अपनी नॉलेज है, 3 शब्द मैं बड़े कॉमनली सुनता हूँ जिसका शायद मुझे मीनिंग नहीं पता, और आपके माध्यम से आज पता लग जाएगा। वात, पित्त, कफ, ये क्या होता है? अब जब भी बात करें आयुर्वेदा के बारे में तो ये 3 चीजों के बारे में डिस्कस सभी डॉक्टर्स करते हैं, ये है क्या? थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है जी। आयुर्वेद में 3 स्तंभ है, यानी कि जो शरीर है हमारा शरीर वो 3 पिलर पे खड़ा हुआ, मेन स्तंभ जी। वो 3 स्तंभ क्या है? वात, पित्त और कफ। अच्छा, अब आपको मैं बड़ी लाजवाब बात बताता हूँ। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस किसकी ले रहे हैं? वायु अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। क्या हमें वायु दिख रही? नहीं। लेकिन हमारी जीवन उससे चल रहा। अभी हमें अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो क्या हमारा जीवन नष्ट नहीं हो जाएगा? खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि दिख नहीं रही है चीज, लेकिन हमारा जीवन उसी के ऊपर चल रहा है। सही है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को आप टच करिए, उसको हीट निकल रही है, बॉडी निकल रही है। वो हीट क्या है? लेकिन हमें महसूस तो नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन हीट है। अगर कोई आदमी हमारे हाथ पकड़ेगा या हमारा टेम्परेचर चेक करेगा तो एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा, तो वो पित्त है, वो पित्त है। अच्छा, ठीक है, बात हो गया वायु हो गया। अच्छा, ठीक है। और कफ, जो हम सॉलिड पार्ट आप देख रहे हैं बॉडी, जितनी सॉलिड पार्ट है जिसपे लाइट टकरा के वापस जा रही है, जैसे हमारे समाज में धरती है, पेड़ है, ये सब कफ का रूप है। वैसे ही हमारे शरीर में एक सॉलिड चीजें होनी चाहिए जो हमारी चीज को मेंटेन कर सके, और वो जो चीजें हैं उसको कफ दोष बोला जाता है। अच्छा। तो यानी कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, एक स्ट्रक्चर जो है ये कफ है। और जो इसके अंदर जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कोई एंजाइम है, मेटाबॉलिज्म है, जितनी हमारे पिट्यूटरी हार्मोन है, जितने भी 50 तरह के जो हार्मोन है हमारे, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, इनको कंट्रोल करना, बॉडी की हीट मेंटेन करना, खाने को पचाना और खाने को असिमिलेट करना, इन सब का काम है पित्त के द्वारा। अच्छा, और इन सबको एक स्पेस देके रखना, एक जगह को दूसरी चीज को एक जगह लेके जाना। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा पंप करता है, ब्लड को पूरी जगह पहुंचा रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? वायु की वजह से। तो आयुर्वेद बोला गया, क्या बोला गया है? पितम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातो नहा वायु ना तत्र छंती में बता। जैसे वायु बादलों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वैसे ही हमारे शरीर में जो वायु है वो अलग अलग जगहों पे अपना अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके एक जगह की चीज दूसरी जगह पहुंचाती है। खाना तो हम मुंह पे खाते हैं, लेकिन नाखून तक पहुंच जाता है, बालों तक पहुंच जाता है, आंखों तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? वो उसको वायु पहुंचाती है। ये तो वायु का काम है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना जी। इसलिए जब किसी को दर्द हो जाता है, पेन हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं तो वायु रोग हो गया, वायु रोग है, वायु फंस गई है कहीं पे स्टॉक हो गई है। जैसे अगर संधि बात है किसी को तो जॉइंट्स के अंदर वायु चली गई है और इसी वायु ने आपको पेन को बढ़ा दिया है, इसलिए वात रोग बोलते हैं। अच्छा, हाँ। पित्त रोग क्या बोलते हैं? जलन हो गई है, जो एसिड हमारा खाना पचाने के लिए चाहिए अगर उससे ज्यादा निकल रहा है तो पित्त रोग हो गया। पित्त रोग। और कफ रोग है, जितना जैसे हमारे नाक में डुप्लीकेशन भी चाहिए, कोई माइक्रोनिज्म एंटर ना कर जाए, कोई कुछ ना हो जाए, थूक भी चाहिए खाना पचाने के लिए। लेकिन अगर यही चीज अब बढ़ जाती है तो हम कहते हैं रेशा हो गया, जुकाम हो गया, गला खराब हो गया। ऐसे तो एक छोटी सी एग्जांपल है, अकेला यही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे कफ दोष का पता चल जाता है। जैसे साइनस है, एलर्जीज है, कोई आपको ब्लॉकेजेस हो गई हैं, कोई आपको बॉडी में कहीं स्टिफनेस हो गई है, कहीं पे लिम्फ जो है ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पा रहा, कहीं पे रुकावट हो गई। इवन जो हार्ट की बीमारियां हैं वो भी कफ दोष के अंतर्गत ही आती है।
शुगर की बीमारी, सबसे मेन जो शुगर की बीमारी हम कहते हैं वो कफ दोष की वजह से होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर बड़ी कॉमन हो गई है, कहीं कहीं तो लोगों को मुझे लगता है कि अमीरों की बीमारी हो गई है, कोई अमीर है या 40-45 साल का हुआ तो पक्का शुगर तो होनी है। अच्छा, आते ही वो पहले कहेगा कि चाय जो है वो फीकी पीनी है, ये क्या सीन है? देखिए, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये बीमारी नहीं है। अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे शुगर डिजीज, नहीं बोलते ना। हाँ। ठीक है, हम बोलते हैं ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब ये एक लाइफस्टाइल जो हमने चेंज की है अपनी जीवन की, उस लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से ये बीमारी में हो गई। ठीक है, जो कि बीमारी ना होके एक बीमारी का समूह है, ये बीमारियां पैदा करती है। ठीक है, तो आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक अनूप रसः पयांसी नवान्न पानम गुड़वै कृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच्छ सर्वम। यानी कि जो लोग बहुत देर तक कुर्सियों पर बैठना पसंद करते हैं, जो लोग बहुत देर तक आरामदायक गद्दों पर सोना पसंद करते हैं, जो लोग खूब मीठी मीठी चीजें खाते हैं, जिनको बॉडी में शरीर में कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते, उनको शुगर का रोग तय है। अच्छा, इसलिए इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है फीकी चाय पियो। फीकी चाय का उसका अर्थ क्या है? वो चाहता है कि हमारे शरीर में कम कैलोरीज है। कम कैलोरीज, क्योंकि कैलोरीज हम जा तो नहीं है हमारी बॉडी में, हम उसको पचा ही नहीं रहे, हम तो बैठे हुए कुर्सियों पे। और कैलोरी तो हर चीज में मुझे लग रहा है, तो कैलोरी और रोटी हर अनाज में भी है, इसीलिए हर चीज में कैलोरी, हर चीज में कैलोरी है। हमारा काम है जितनी कम हम कैलोरीज लें जिससे हमारा काम चल जाए और हमारी शुगर पंप अप ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। और वो से कंज्यूम कर ले या तो बॉडी, अगर ले लिया तो कंज्यूम कर ले। शुगर वालों को बोला जाता है कि आप सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। क्यों बोला जाता है? कि उसके जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा हो जाएगा, जो ऑलरेडी उसके पास शुगर है उसको वो अच्छी तरह पचा ले, और जो वो दिन भर में खाए वो भी धीरे धीरे पचती रहे। यही काम है लाइफस्टाइल चेंज करने का। अच्छा, एक्सरसाइज की बात हो रही थी, मैंने कई बार देखा आपको, कई लेक्चर्स में सुना भी बताते हुए, आप हमेशा सारी एक्सरसाइज से भी बेटर सैर को मानते हैं, ऐसा क्यों? जी, सैर एक ऐसी एक्सरसाइज है, मान लीजिए कोई शुगर वाला है, वो तुरंत जिम में लगेगा तो उसका शरीर पहले ही कमजोर है, और वो जिम करने लग जाएगा तुरंत, तो उससे कोई ना कोई डैमेज होने की चांसेस है। कोई मसल खराब हो जाएगी, कोई हड्डी में कुछ दिक्कत आ सकती है, कहीं पे कोई कमजोरी आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो जब सैर कराया जाता है तो सैर से धीरे धीरे बॉडी का स्टेमिना बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे उसका स्टेमिना बढ़ता है तो उसको स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। पहले सैर करवाते हैं, फिर उसको जॉगिंग करवाते हैं, फिर उसको हल्का हल्का रनिंग करवाते हैं, तब उसको हैवी एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं। पहला जो सैर है, सैर बेसिकली क्या है? जो हम चलते फिरते हैं उसको बढ़ाना। तो जो वो ऑलरेडी कर रहा है उसी को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो अच्छा सर, सैर की बात करते हैं, है ना, एक तो हो गया कि सारा दिन हम वैसे घर पे चलते फिरते हैं। लेडीज की बात करें तो वो कहती है हमारी सैर तो वैसे ही हो जाती है जी, किचन में गए, रूम में गए, ड्राइंग रूम में गए, 2 बार 3 बार घर का खाना बनाया, सफाई करवाई, चाहे मेड से ही करवाई, है ना, तो उनकी सैर तो वैसे होती है। इस सैर को आप सुबह उठ के या शाम को सैर को या खाना खाने के बाद वाली सैर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? ये सैर नहीं है, अच्छा, ये हमारी दैनिक क्रिया है। अब सैर क्या है, सुनिए ध्यान से। मैंने एक सॉस पैन लिया और उसमें हमने चाय बनाने की कोशिश की। पहले पानी डाला और पानी को ले जाके हम लोगों ने गैस के ऊपर उसको रख दिया जी। अभी गैस पे रखा, फिर हटा दिया उसको, फिर गैस पे रखा, फिर हटा दिया, फिर गैस पे रखा, फिर हटा दिया। क्या चाय बनेगी कभी? नहीं। अब उस सॉस पैन को पानी के साथ हमने थोड़ी देर उसके ऊपर रख दिया, थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अब वो पानी उबलने लग गया, फिर मैं चाय पत्ती डाली, सब कुछ बन गया, तैयार हो गया सब कुछ। तो जो पर्पस था हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन अगर पूरा दिन आप ऐसे उसको कभी रख दिया फिर हटा दिया तो फिर उसका कोई कभी चाय नहीं बनी। कंसिस्टेंट तो जो ये दैनिक क्रिया है ये सैर का मुकाबला नहीं कर सकती। सैर 40-50 मिनट की लगातार करने से ही लाभ मिलता है। ये 10 मिनट की सैर करके बैठ जाना, 5 मिनट की सैर करके बैठ जाना, ये लाभदायक नहीं। अच्छा, जिनकी सांस फूलती है किसी भी रीजन से जी, चाहे कोलेस्ट्रॉल की रीजन से हो या शायद कोई इन्फेक्शन की रीजन से है, पॉलिप्स की वजह से, छाती पेन की वजह से होता है, उनको भी सैर करनी चाहिए। सैर एवरीवन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सैर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गोडे खराब हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऐसे लोगों को हम लोग सैर से ज्यादा साइकिलिंग के लिए प्रमोट करते हैं, स्विमिंग के लिए प्रमोट करते हैं कि उनके नीज के ऊपर जोर ना पड़े। अदरवाइज सैर सबके लिए ही अच्छी है। और जैसे कई लोगों को दमा होता है, जैसे हमने कोलेस्ट्रॉल की बात बताई, ऐसे लोगों को धीरे धीरे हम एक्सरसाइज बढ़ा दें कहते हैं। जैसे एक आदमी है, पहले 20 मिनट सैर करे, अगले दिन 21 मिनट करे, अगले दिन 22 मिनट करे, ऐसे बढ़ाता चला जाए
तो वो सैर उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। दैट्स वेरी नाइस, ग्रेट सर। अच्छा, कुछ चीज़ों की डिस्कशन करते हैं क्योंकि टाइम आजकल चल रहा है मोबाइल का। अब सारी दुनिया या तो मोबाइल पे है और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो लैपटॉप पे नहीं है। मैं खुद काफ़ी देर से इस चीज़ों के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और रिसर्च भी चल रही है। आज की डेट में 70% लोग ऐसे हैं जो पहले नहीं थे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी। शायद अगर डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर कहता है जी मोबाइल, लैपटॉप और आपका लाइफस्टाइल। अब काम ही सारा सबका लैपटॉप के ऊपर है, काम ही मोबाइल पे है, तो इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, आपको पूरा दिन में एक लिमिटेड खाना चाहिए, मतलब 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, कुछ जूसेस, कुछ शेक्स, जो भी आपको एक प्रॉपर आपका जो मील है वो आपको एक चीज चाहिए जिंदा रहने के लिए जी। बिल्कुल वैसे ही हर एक सेल को, हमारी बॉडी के हर एक सेल को अपने लिए खुराक चाहिए। तो सर्वाइकल को क्या चाहिए? प्रॉपर एक्सरसाइज। अच्छा। अगर आप 40 मिनट सुबह और 20-25 मिनट शाम को गर्दन की हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं, हल्का फुल्का आप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो आप अपना लैपटॉप पे काम करिए, आप फोन पे काम करिए, अपना जो दैनिक क्रिया है उसको पूरा करिए, जो आपका काम है उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करे बगैर पूरा दिन मोबाइल यूज करते हैं, एक ही पोजीशन में मोबाइल बहुत देर तक रखते हैं, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो आज नहीं कल सर्वाइकल और लोअर स्पॉन्डिलोसिस होना ही। अच्छा, इसका पिल्लो से क्या फर्क पड़ता है जी? कोई कहता है पिल्लो लेके सो। देखिए, पिलो ना लेना भी गलत है, हाँ, पिलो ऊंचा लेना भी गलत है। अच्छा, 2-2 पिल्लो कई लोग लेके सोते हैं, ये गलत है। गर्दन या तो ऐसे ना हो, ठीक है, और गर्दन पीछे गिरी हुई भी ना हो। ओके, ठीक है। तो गर्दन क्या है, जब हम सोए तो गर्दन और हमारा जो सर्वाइकल है वो एक लाइन में रहनी चाहिए। वो एक सिंगल फ्लैट पिलो से फ्लैट पिलो होता है, कम से कम 2-2.5-3 इंच का जो फ्लैट पिलो होता है, उतना कर लेके हम लोगों को सोना चाहिए कि हमें कंफर्ट भी रहे और हमें नींद भी अच्छी आ जाए और हमें गर्दन में दर्द या जो मोच है इसको होने के चांसेस भी कम हो। अच्छा, मोबाइल से याद आया या लैपटॉप से याद आया, बच्चे भी आजकल, मेरे अपने बच्चे स्कूल गोइंग है ना, 9th में मेरा बेटा है, +2 में बेटी है, सब लोगों को चश्मे लग चुके हैं। चश्मा लगना एक सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे मेरा चश्मा है, देखिए ध्यान से, ये चश्मा लगने का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जब यंग एज में थे, जब हमें बुद्धि नहीं थी, तो हम बहुत ज्यादा टीवी पे मैचेस देखा करते थे, 8-9 घंटे लगातार देखते थे। इसी वजह से धीरे धीरे आंखों पे जोर पड़ा, आंखों जोर पड़ने के बाद चश्मा लग गया। आज मोबाइल है। हाँ, तो आज मोबाइल है, उसी का जो स्वरूप बन गया है आजकल। और आजकल बच्चों को खासकर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना सूर्य नमस्कार करके 4 नंबर कम कर दिया है। पहले मेरा 4.5 था, अब सिर्फ 0.5 रह गया है। तो यही जो ज्ञान है मैं चाहता हूँ कि सब तक पहुंचे, कि वो गलती करके ना सीखें, पहले ही सीख जाए जिससे गलती होगी ना। अच्छा, सूर्य नमस्कार का आंखों के सूर्य नमस्कार का इतना महत्व है कि अगर कोई व्यक्ति सदा स्वस्थ रहना चाहता है, एनर्जेटिक रहना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे रोग मेरे पास ना आए, तो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करे, सूर्य के दंड लगाए, और जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जितना टाइम स्पेंड कर सकता है अर्ली मॉर्निंग वाला, यानी कि जब सूरज निकलता है, ये नहीं कि जब सूरज चमकने लग जाए, जब सूरज निकलने वाला होता है उस समय से लेके अगले 10 मिनट तक जो समय होता है उसको सूर्य नमस्कार वाला समय बोलते हैं। और वही समय जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात लिख लीजिए, आयुर्वेद में लिखा है आरोग्यम भास्करादि चेत, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आरोग्य रहना चाहता है तो उसको सूरज की उपासना, सूरज की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो वो सूर्योदय के समय पे उठ के या उससे पहले वो एक्सरसाइज करे, पहले सूर्य नमस्कार करे, उसके बाद एक्सरसाइज करे, रनिंग करे, जॉगिंग करे, अपना समय जो है वो सूरज में व्यतीत करे। उस समय की जो अर्ली मॉर्निंग वाली जो एनर्जी है, अर्ली मॉर्निंग वाली जो इतना पावर जो आ रही है हमें हमारे यूनिवर्स में, उस एनर्जी को ग्रहण करे और उस एनर्जी के सहारे अपनी जिंदगी को आगे निकाले। जी। अच्छा, कोविड के टाइम पे तो डॉक्टर साहब नई बीमारियां सामने आ गई है ना, कोरोना काल में तो हर एक चीज के लिए। इन सब बीमारियों के बीच में जो एक ऐसी कॉमन आई, शायद वो बीमारी है या नहीं, या मुझे करेक्ट करिएगा, उसका नाम है एंजाइटी। हर दूसरा इंसान एक ही चीज लेके बैठा है कि एंजाइटी, कि मुझे एंजाइटी बहुत होती है, मुझे एंजाइटी बहुत होती है, और हर इंसान को हो रही है। बच्चे कहना शुरू हो गए कि मुझे एंजाइटी होती है। ये क्या एंजाइटी है जो कोविड से पहले तक नहीं सुनते थे, अब सुन रहे हैं बहुत ज्यादा? परफॉर्मेंस प्रेशर एंजाइटी का दूसरा नाम। अच्छा, मान लीजिए एक बच्चा है, आजकल तो बच्चों को एंजाइटी हो रही है, बच्चों को हो रही है, सही है। स्कूल में
5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं लोगों को प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इतना परफॉर्म करिए, इतना परफॉर्म करिए। इधर मदर फादर से भी प्रेशर है, उधर जो हमारे टीचर उससे भी प्रेशर है, प्रिंसिपल से प्रेशर है, पूरे समाज का प्रेशर है। वो समाज का जो प्रेशर है वो टोटल जब सारी तरफ से प्रेशर आता है, बच्चा उसको जब नहीं कर पाता तो उसको एंजाइटी हो जाती। ये एंजाइटी का मूलभूत कारण है। इसे कॉप अप कैसे किया जाए? इसको कोप अप एक ही तरह से किया जाए, हमें अपने बच्चों की लिमिटेशन पता होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरा बच्चा जो है वो 80% तक ही लेके आएगा, ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपके। ओवर एक्सपेक्टेशन, और आप उसको प्रेशर को, नहीं तुम 95 लेके आना, नहीं तुम 98 लेके आना, तो 99 लेके आना। अब वो बच्चा जो है अपनी तरफ से तो कोशिश करता है, लेकिन उस बच्चे पे प्रेशर ही इतना होता है कि वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर आप सही तरीके से बच्चों को प्रवोक करें, साथ दें उसका पढ़ाई में, उस पर प्रेशर ना डालें, तो हो सकता है वो 80% वाला 90% दे आए। लेकिन अगर आप प्रेशर डाल के रखेंगे, उस पर जिद पे अड़ जाएंगे, उसको जो उसकी जिंदगी है, आनंद वाली जिंदगी, उसको खराब करेंगे, तो एंजाइटी तो होना ही। और ये मुझे लगता है आज की डेट में तो हर जगह सर आप प्रॉब्लम देखिए। एक पति है, एक पति मान लीजिए 100 रुपए कमाता है और पत्नी बोलती नहीं, अब 200 रुपए कमाओ, ठीक है, तो वहां प्रेशर आ गया। तो प्रेशर जो है कि जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हैं लाइफ में, तो आपको एंजाइटी हो जाती है। 100%। आपके मन की बात पूरी नहीं हो रही तो एंजाइटी हो जाती है। हाँ, जो आदमी अपनी आनंद में, नॉर्मल अवस्था में जो परफॉर्मेंस करता है, उस परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए जब उस पर बोझ पड़ जाता है, तब एंजाइटी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो कुल मिला के सेटिस्फेक्शन इज द की टू सेव योरसेल्फ। 100% कंटेंट पूरे हमारा जो हिंदू समाज है, जो हमारे सनातन धर्म है, वो हमें क्या बोल रहा है कि आप जो है आपके पास उसमें आनंद करिए और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाइए। यही बोला गया, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि लोग शॉर्टकट में पैसा कमाना, शॉर्टकट में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करना, या सोशल मीडिया में दूसरों की हैप्पीनेस देख के, चाहे वो नकली है दिखाने के लिए, वो देख के अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेके जाके पा रहे, ये भी एक रीजन हो गया है। यही प्रेशर मैंने आपको पहले ही बताया, परफॉर्मेंस प्रेशर जो है, जो आपके अंदर दूसरों को देख के, जो आपके अंदर उस चीज को पाने की जो इच्छा है, जो आप अभी नहीं कर सकते, उसी को ही एंजाइटी। चले डॉक्टर साहब, कुछ ना कॉमन प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करते हैं, खास मुद्दे पे आते हैं। कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आज की डेट में हर जनरेशन फेस कर रही है, उसके कोई ऐसे सॉल्यूशंस हमें बताएं कि ताकि इजीली उसमें से निकला जा सके। पहली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है फैटी लीवर। ये पंजाब में, अच्छा किसी डॉक्टर से पूछ लो ना, वो हंस के कहता है कि भैया पंजाब में रहते हो इतना तो नॉर्मल सी बात है, फैटी लीवर तो सबका ही होता है। ऐसा क्यों? देखिए, आपको ना पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जी। जो आयुर्वेद है ना जी, आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा क्या है? हाँ, हु इज हेल्दी? आप कैसे जानो कि मैं हेल्दी हूं कि नहीं? आप कैसे जानो कि आप हेल्दी हैं कि नहीं? जी, कैसे पता चलेगा? तो इसमें एक मापदंड बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? समदोषः, समग्निश्च, समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, स्वस्थस्य दिभीयते। यानी जो व्यक्ति लिमिटेड तरीके से अपने दोष, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, हमारी जो अग्नियां हैं जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, डाइजेस्टिव अग्नि है और भी तरह की हमारे स्किन की हर तरह की जो अग्नियां हैं उसको बैलेंस करता है, सही डाइट लेता है, प्रॉपर उपवास करता है। उपवास जो है, जिसको व्रत बोला जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इस दुनिया में इससे इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई नहीं है। मेरी आज जो आप पॉडकास्ट पे आज लोग सुन रहे हैं मेरी बात, ये गांठ बांध लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि 10 साल में एक दिन के लिए आप बीमार पड़े, तो आप दिन भर में एक बार ही भोजन लें, वो भी हल्का। वेरी नाइस। और अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार पड़े ही ना, कोई रोग हो ही ना, और अगर हो तो जल्दी ठीक हो जाए, तो आप एक महीने में 2 या 3 बार कंप्लीट व्रत रखें, जिसमें केवल पानी का सेवन हो और किसी चीज का नहीं। उसे बॉडी फिल्टर हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बॉडी में सारा मैकेनिज्म ऑलरेडी फिट है। चावला साहब, मैं अगर यहाँ पे पिन मारूं अभी, खून निकलने लग जाएगा, मैं इसको टच ना करूं, कोई डिटॉल ना लगाऊं, कोई सेवलॉन ना लगाऊं, कोई रुई से ना दबाऊं, हाथ से ना दबाऊं, क्या खून रुकेगा? नहीं, रुक जाएगा। 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद खून रुक जाएगा। बॉडी को कैसे पता कहाँ डैमेज हो गया, कैसे रिकवर करना? बॉडी को सारी नॉलेज है। बॉडी अपने आप में कंप्लीट ब्रह्मांड है।
हाँ, कंप्लीट ब्रह्मांड। बिल्कुल सही बात है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बिल्कुल, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सही है, बिल्कुल सही। तो इसलिए आप बॉडी को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आपको बॉडी कुछ नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ खून निकल रहा है, मैंने इसको दबाया, फिर खून निकलने लग गया, फिर दबा दिया, फिर खून निकलने लग गया। ऐसे मैं दबाता रहूंगा, खून कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। मुझे 5 मिनट के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद चाहे जो मर्जी मैं करता रहूं, खून नहीं निकलेगा। am I right? बिल्कुल सही। बिल्कुल वैसे ही जब कुछ देर के लिए इसको छोड़ने से खून रुक जाता है, तो कुछ देर के लिए बॉडी को छोड़ने से क्या वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगी? कर पाएगी। तो आप समय दीजिए अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। लीवर फैटी हो गया है, क्या है ये? इसका मतलब ये है कि आपको अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है। आप व्रत रखना शुरू करिए, उपवास रखना शुरू करिए, हल्का खाना शुरू करिए, लीवर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, अगर आप चाहें तो। बिल्कुल सही ना, सिंपल। अब हमने हर चीज को कॉम्प्लेक्स बना लिया। आयुर्वेद इज सो सिंपल। अच्छा, पानी का कितना रोल है जी? कई कहते हैं 10 लीटर पियो, कई कहते हैं 5 लीटर में। मैंने तो किसी भाई साहब ये सब मूर्खता है। मूर्खता है। हाँ, पूरे आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा कितना पानी पीना चाहिए। कहीं नहीं लिखा। बिल्कुल सही है। अरे कुछ लोग तो बाल्टी भर के पी रहे हैं। मैंने देखा कि लोग 10 गिलास पानी पीते हैं सुबह। सुबह उठ के 10 गिलास पानी पीते हैं, उसके बीच में बोतल रखते हैं, उनसे पानी पीते रहते हैं। जी जी जी। आप ये बात बताइए, आप बिना पानी के रह सकते हैं? कोई भी नहीं रह सकता। नहीं। भगवान ने क्या सिस्टम फिट कर रखा है हमारे, जब हमें पानी की जरूरत होगी तो प्यास लगेगी, आप पियो। अगर 2 गिलास की प्यास है 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, 4 गिलास पियो। लेकिन अगर प्यास ही नहीं है तो पानी पीने का क्या लाभ? ये बताइए मुझे। लोग कहते हैं डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। हमारी बॉडी मूर्ख है कोई? जब हमारे सिस्टम सारा फिट है, सही है, तो हमारी बॉडी मूर्ख है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला हुआ है, ठीक है, ऊपर से और पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। सही बात है। और तो कुछ नहीं होगा। जितना बॉडी को चाहिए बॉडी के पास है। अच्छा, मुझे वैसे हंसी आती है, लोग वैसे सैलेड में खीरा खाएंगे नहीं, पानी में खीरा डाल के पिएंगे कि भैया डिटॉक्स। अब कई लोग आजकल, ये आपने सवाल बड़ा अच्छा, आजकल अल्कलाइन वाटर का बड़ा जोर है। अल्कलाइन वाटर का ये मीडिया में फैलाने वाला, जो हमारे जितने भी लोग आते हैं आजकल, वो मीडिया पे फैलाए जाने वाला सबसे बड़ा भ्रम है। ये भ्रम है, मूर्खता, बेसिकली कुछ नहीं है ये। सही है। हमारी, आपको एसिड नहीं चाहिए? बताइए, नहीं चाहिए? हमारे पेट में अगर एसिड ना हो, खाना बचेगा? खाना कहाँ जाएगा? खाना बचेगा ही नहीं। एक प्रॉपर एसिड जो हमारे पेट में बनना चाहिए उतना चाहिए हमें। तो हमें बॉडी को अच्छी तरह पता है कहाँ पे एसिड चाहिए, कहाँ पे अल्कलाइन चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक, अगर आपने बॉडी को अल्कलाइन करना है, सिंपल आंसर सुनिए आप, कोई फालतू में चक्रों पड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, नंगे पैर आप रोज 5 मिनट से लेकर 10 मिनट घास पे घूमिए। अच्छा, मिट्टी में घूमिए। अगर आपके घर के आसपास समुद्र है, समुद्र यानी कि आपके पास सी शोर है, वहां घूमिए आप नंगे पैर, और वहां पे आप देखेंगे कुछ देर चलने के बाद आपकी बॉडी में जो नेगेटिव आयंस है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे पहले अर्थिंग की जाती थी, आज भी हमें अर्थिंग करने की जरूरत है, और ये अर्थिंग करते ही आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अल्कलाइन हो जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल रखिए। आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको ऐसी चीज बताता हूं कि आपका सारा भ्रम दूर हो जाए। हमारे सबसे बड़े देश के, दुनिया के, ब्रह्मांड के सबसे बड़े जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आचार्य चरक हैं जी। उन्होंने 6 चीजें हमें बताई कि प्रतिदिन अगर कोई ये 6 चीजें अपने रोज कंज्यूम करे तो उसको कोई भी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे बॉडी की सारी जरूरतें उसी से पूरी हो जाती है। अब देखिए क्या साइंस रहा होगा उस समय से कि ये 6 चीजें बता के उन लोगों ने सारा केस ही निबेड़ दिया। क्या बताया उन्होंने? जल पीजिए, पानी, सिंपल पानी। देखिए जल, और क्या लीजिए? देसी गाय का देसी दूध, जो हमारी इंडियन गाय है, देसी गाय, उसका दूध पीजिए। तीसरा क्या करिए? आप हरी मूंग की दाल का सेवन करिए। और कोई दाल नहीं बताई? हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की दाल, देखिए चाहे वो स्प्राउट्स के फॉर्म में खाइए, चाहे आप सब जैसे दाल बनाते वैसे खाइए, ये आपकी इच्छा है। 3 हो गए। चौथा क्या है? जौ, नॉट गेहूं, नॉट चावल, नॉट एनीथिंग, केवल जौ के बारे में बोला गया। अच्छा, जौ, बार्ले। 5वां, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो सीजन में फ्रूट्स आते हैं और वेजिटेबल्स है उसका सेवन करें। और 6वां, आंवला। अच्छा, अब मजेदार बात सुनिए प्रभु,
ये 6 चीजों के अलावा हमें बॉडी को कुछ और नहीं चाहिए। सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट सारे पूरे हो जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? प्रतिदिन खाना है। हाँ, एवरी डे मिस नहीं कर सकते। हाँ, कि आपने एक दिन आंवला खाया, हाँ, और उसके बाद एक हाँ, ये कोई नहीं। तो आंवला रोज सेवन करना है, एवरी डे 2 आंवले रोज खाने, किसी मर्जी फॉर्म में खाइए। और आंवले से बड़ा, देखिए आप साइंस देखिए, आप साइंस की बात कर रहे थे, इस दुनिया की सबसे बड़ी साइंस आयुर्वेद है। ऑल साइंस एंड रिसर्च हैज बीन डन, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ अप्लाई करना है। आंवला क्यों बताया और क्यों फ्रूट क्यों नहीं बताया? आंवले के बारे में इसलिए बताया गया है, आंवले को आप चूर्ण बना लो, उसका जैम बना लो, उसकी चटनी बना लो, उसको उबाल के मुरब्बा बना लो, आप उसको किसी मर्जी फॉर्म में खा लो आंवले को, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट आंवला है। और मेरे देखो बात सुनिए, आंवला ही रहेगा। अच्छा, तो आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, मीठा। 5 लाख साल पहले हमारे ऋषियों ने बोल दिया था कि इससे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट ना हुआ है, ना होगा, ना होगा। अब साइंस देखिए क्या बात है, इतनी साइंस तरक्की कर गई, इससे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट आज तक नहीं आया और ना आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे ऋषियों ने कुछ बोल दिया है, वो पत्थर पे लकीर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी डिफरेंट बात है ना, फैमिली शो है, फिर भी दीवारें रंगी रहती है शहरों की, मर्दाना कमजोरी का सफल इलाज, क्यों लिखते हैं ऐसे बस स्टैंड के ऊपर? क्यों लोगों की बेइज्जती करते हैं लिख लिख के ऐसी चीजें? देखिए, ये ना समाज में आजकल लोगों को प्रलोभन, सेटिस्फैक्शन, आनंद, इसकी अनुभूति जो है वो इसके द्वारा की जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये तरीका ही गलत है। ये तरीका ही गलत है, क्योंकि जो भोग विलास ये जो है, इसकी टेंडेंसी अगर किसी व्यक्ति में बढ़ा दी जाए तो वो आदमी इंसान ना रह के जानवर बन जाता है। हाँ, अब देखो कलकत्ता वाला केस देख लो। मैं वही कह रहा हूँ, आप देखिए हर जगह हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को भेजने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इतना समाज में ये चीज फैला दी गई है, जो एक इंसान है वो ऑपोजिट सेक्स को केवल एक ही नजरिए से देखता है। वो समय था जब हमारे बेटियों को, बहुओं को पूजा जाता था, अब उन्हीं को ही सिर्फ एक ही नजर से देखा जाता है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो नकली झोला छाप बैठे हैं, इन लोगों की एडवर्टाइजमेंट का भी कमाल है। आयुर्वेद को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो यही है कि सही लोगों के पास सही ज्ञान का ना हो। अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हैं, कोई अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका अच्छा इलाज करेगा, आपका इलाज हो जाएगा, तो आपको किस पे विश्वास होगा? आयुर्वेद पे। आयुर्वेद पे विश्वास। वही आप किसी झोला छाप के पास चले जाएंगे, आपको उसका नुकसान हो जाएगा, तब किस पे असर आएगा? आयुर्वेद पे। तो आयुर्वेद की मान प्रतिष्ठा को बनाना आयुर्वेदिक डॉक्टरों का सबसे पहला धर्म है। इसलिए जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो उनसे सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने रोगियों को जितना हो सके, विदेशी रोगियों को छोड़कर जितना हो सके अपने पास बुलाएं, उनका आप प्रॉपर परीक्षण करें, उनको प्रॉपर तरह एग्जामिन करें, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उसको मानते हुए, और फिर इलाज करें। और देखिए, आयुर्वेद की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाएगी, पूरे यूनिवर्स में जो है आयुर्वेद का डंका हमेशा बुलंद रहे। और बचना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई सारी चीजें तो चलो हमने डिस्कस कर ली, जैसे आपने बता दिया पानी की जरूरत है, जौ की जरूरत है, आंवला की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है। कोई ऐसा कॉमन प्रोडक्ट, जैसे कई कहते हैं कि दही कईयों को सूट करता है, कईयों को नहीं करता, उसका टाइम भी है, तो खाने का भी टाइम है? क्या बॉडी को पता है कि मेरा टाइम क्लॉक है कि मुझे इस तरह में ये खाना है, इस तरह में ये नहीं खाना? देखिए, ये भी बहुत बड़ी धारणा है। जैसे 90% लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं 8 साढ़े 8 के आसपास, फिर लंच करते हैं 2 ढाई 3 बजे के आसपास, और डिनर करते हैं 8 साढ़े। अब मेरे जैसे इंसान को दोपहर का 1 बजते ही भूख लग जाती है, चाहे कुछ भी खाया हो या ना खाया हो। हाँ, तो अब ये क्या सिस्टम है कि आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, कब खाना चाहिए? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिंपल आंसर, जब भूख लगे तब खाएं। अच्छा, अगर आपको सुबह उठे, आपको भूख नहीं लग रही, नाश्ता मत करिए। हाँ, तो जरूरी नहीं कि सुबह सुबह उठ के पराठे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको भूख लग रही है, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे अब खाने की जरूरत है, तब ही भोजन लें।
अन्यथा अगर आपको भूख नहीं लग रही है, यानी कि आम दोष आपके अंदर है। आम दोष मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। जब अनडाइजेस्टेड फूड पच जाएगा, ऑटोमेटिक भूख लग जाएगी। अच्छा, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमें भूख लग रही है कि नहीं, ऑटोमेटिकली अंदर से आपसे रहा नहीं जाएगा, आपको खाना ही पड़ेगा। इसलिए भूख लगे खाना खाएं, प्यास लगे पानी पिए, नींद आए सो जाएं, आनंद करें जीवन का। हाँ, और ये नहीं है कि 1 बज गया तो खाना खा ले, चाहे वो पेट भरा हुआ है, जगह नहीं है तो भी टाइम मैंने देखा है कई माएं क्या करती हैं, 8 बज गए हैं, बच्चे को भूख नहीं है, नहीं खा ले और सो जा, जबरदस्ती खा ले। हाँ, खा ले और सो जा ना। जब बच्चा खाएगा ना तो उसका अनडाइजेशन होना ही होना। अच्छा, छोटी सी चीज बीच में ही लेता हूँ जाते जाते, खाना खा ले और सो जा, ये बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने अपने माता पिता को भी देखा है, जो रात को खाना खाने के बाद भी सैर करते हैं। बड़ा जरूरी सी रूटीन बना रही है कि 1 घंटा सैर करने के लिए खाना खा के, कितना जरूरी है शरीर के लिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के बाद जो व्यक्ति तेज तेज चलता है, दौड़ता है, उसके पीछे पीछे उसकी मृत्यु भागती है। तो जो लोग खाना खा के लंबी लंबी सैर पे जाते हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि जितना आप ज्यादा सैर करेंगे भोजन के बाद, आपको तो ये लगता है कि खाना खाने के बाद मैं चलूंगा तो भोजन पचेगा, लेकिन इसका उल्टा है। अगर आप खाना खाने के बाद तेज तेज चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे तो आपका खाना नहीं पचेगा और वो ऐसा जहर बन जाएगा जो 50 तरह के रोग को उत्पन्न करेगा। उसमें से नंबर 1 जो रोग है वो है गठिया। अच्छा, हाँ, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं इससे, ये वाले काम से। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे खाना भारी हो जाता है खाने के बाद या हमें चलना चाहिए, वो केवल 100 कदम चल सकते हैं, वो भी धीरे धीरे। उससे आपका जो खाना है वो आराम से पच भी जाएगा और थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा, जिससे कि आपको पेट में जोर नहीं पड़ेगा। बस इतना आप समझिए कि बार बार ये मैं लोगों को समझाता हूं कि खाना खाने के बाद तेज तेज सैर या तेज तेज दौड़ना बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको कभी भी प्रॉपर हेल्थ नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपसे हमेशा जब डिस्कशन करते हैं ना तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, और बहुत सारे वहम भरम जो लोगों ने फैला रखे हैं इंटरनेट के ऊपर, उनसे तो पीछा कम से कम छूट ही जाता है। मैं जितनी बार आपसे मिला हूँ उन सब वहमों से तो पीछा छूटा ही छूटा है। और सच में जो जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, ये आप छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें समझा देते हैं। जाते जाते कोई ऐसे 2-3 टिप्स दर्शकों के लिए जो आप समझते हैं कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मैं जितने भी दर्शक हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं उन सबको एक छोटा सा मैं दिशा निर्देश देके जाता हूँ जी, कि जो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है वो सुबह प्रातःकाल सूरज उगने से पहले उठे, जितनी उसकी शारीरिक ताकत है, जितना उसमें बल है, उसके अनुसार वो व्यायाम करे। जब भूख लगे तब भोजन ले, जब प्यास लगे तब पानी पिए, जब उसको प्रॉपर नींद आ रही हो उसी वक्त सो जाए, तब सोए। टीवी मोबाइल और इससे दूर रहे जितना हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को धर्म के साथ जोड़ के रखें, जिससे कि आपके अंदर जो वासनाएं हैं, जो आप में बहुत ज्यादा ईगरनेस है, जो आप में एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, उस चीज से आप दूर रहें और भगवान का जो आशीर्वाद और बल है वो आपको मिलता रहे कि आपकी बुद्धि कभी गलत ना जाए। क्योंकि था तो सब कुछ रावण के पास भी, लेकिन बुद्धि नहीं थी। वही बुद्धि अगर आपको चाहिए तो आपको भगवान के शरणागत होकर आराम से जीवन को निकालना है, जिससे कि मन, शरीर और बुद्धि तीनों एकदम हेल्दी रहें और आप जीवन को बड़े प्रेम से हेल्थी 100 साल की आयु लेकर आनंद से भोगकर फिर इस दुनिया को छोड़ें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सिर्फ मेडिकल साइंस ही नहीं, अध्यात्म का भी आज हमारी बातें जो है वो आपके सबसे जरूरी और सबसे जरूरी है, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि उसकी रजा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और सच में जो लोग जो मर्जी कह ले, सच में पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के। बिल्कुल, आपने आज जो आपने ये मुहिम उठाई है लोगों को सही ज्ञान देने की, समाज को सही रखने की, ये मुहिम जो है ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मन, शरीर, बुद्धि और पूरी दुनिया में आपका जो नाम है वो अच्छे कर्मों में सबसे ऊपर लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु मिश्रा, प्रांजल लेजेंडरी आयुर्वेदा लुधियाना से।
पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने लिंक रोड मॉडल टाउन के ऊपर इनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है और डाइट क्लिनिक भी ये स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। मॉडल टाउन में ही लुधियाना में भी ये डाइट क्लिनिक भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत पुरानी जान पहचान है मेरी डॉक्टर साहब के साथ और बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है इनके साथ मेरा हमेशा ही। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे भी फ्रेंड सर्कल के भी इनके पास आते हैं और बड़े सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं। इट इज़ नॉट अबाउट प्रमोटिंग समवन एट दिस प्लेटफॉर्म, बट इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सही है कौन सही नहीं है। डॉक्टर साहब से आप कभी भी मिलेंगे तो खास चीज़ आपको देखने की मिलेगी कि ये कभी भी आपको उल्टे उल्टे वहमों में नहीं डालेंगे। ये नहीं करेंगे कि अरे तुम्हारी तो ये बीमारी है, तुम ये टेस्ट करवा लो या वो टेस्ट करवा लो, या फ्री में आपको ऐसे नहीं कहेंगे तुम सीटी स्कैन करवा के आ जाओ, तुम ये करवा के आ जाओ, तुम जहाँ जहाँ लोगों ने जनरली डॉक्टर्स की कमीशन होती है, चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। बड़े ही सिंपल तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इलाज किया जाता है। तो डिस्कशन डायरीज का ही हमारा प्लेटफॉर्म है जी, अलग अलग गेस्ट से मिलते रहेंगे। हर वीक हम लोग किसी ना किसी गेस्ट के साथ मुलाकात होती है। और भूलिएगा नहीं, ब्लो योर ट्रम्पट हेयर, अपना बिगुल यहाँ बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।